गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फिज़िक्स मस्ती। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रकाश के प्रवर्तन के नियम तक पढ़ाया था। आज हम सेकंड पार्ट में प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। यदि आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आइए हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब है क्या? जब हम किसी दर्पण में अपनी फ़ोटो को देखते हैं तो हमारी फ़ोटो क्या होती है? हमारी प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब की मूल परिभाषा क्या होती है? यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, यानी परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आइए हम इसे इमेज से देखते हैं। मान लिया एक कोई प्रकाश किरण है जो किसी वस्तु से बिंदु बी पर टकराती है और परावर्तन के पश्चात बिंदु ई तक आती है, और कोई दूसरी किरण सी है, ये भी वस्तु के बिंदु डी से टकराती है और परावर्तन के पश्चात ये बिंदु ई पर आकर दोनों रेखाएं मिल जाती हैं। तो ये बिंदु ई बिंदु बी और डी का क्या है? प्रतिबिंब है, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में हम देखते हैं। टाइप ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी मूल रूप से मिलती हैं, तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो जो हमारी प्रतिबिंब बनती है वो क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब होती है। अब देखेंगे हम आभासी प्रतिबिंब। इसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है? यदि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी परावर्तन के पश्चात आभास होता है कि वो किसी बिंदु से आती हैं, यानी आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी आभास होता है। तो इस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण, स्पेरियल मिरर्स। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, यानी कि कोई कांच होता है उसे गोल में काट लीजिए, वो क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। इसके एक भाग पर पारे की कली होती है तथा पारे की कली या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, और दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। जो हम घरों में अपने शीशों का उपयोग करते हैं, वो उस शीशे में एक तरफ देखेंगे तो लाल ऑक्साइड का या पारे की कली लगी होती है, वही क्या है? दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण हम देखेंगे, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। दबे हुए तल से मतलब क्या होता है कि जैसे कि यह दर्पण है तो दबा हुआ तल क्या हुआ? ये, और कलई कहाँ पर क्या? इसके बाहरी उभरे हुए तल पर कलई क्या होता है? तो यह क्या है? अवतल दर्पण, यानी कि जो इसमें परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा, और उभरे हुए तल पे क्या होगी? पारे की कलई या लाल ऑक्साइड की कलई। तो जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होगा वो क्या होगा? अवतल दर्पण। अब मान लिए ये M1 M2 दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स इंग्लिश में कहते हैं इसे, और वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अब इसमें परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे हुए तल से। इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, और कलई कहाँ लगा होगा? इसके दबे हुए तल में, यहाँ पर इसे कलई लगा होगा, और यह क्या होगा? परावर्तक तल होगा। तो जिसमें परावर्तन जो होगा वो उभरे हुए तल से होगा वो उत्तल दर्पण होगा, और जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होगा वो क्या होगा? अवतल दर्पण। ये क्या है? इसमें परावर्तक तल है, यानी कि जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से अवतल दर्पण, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से उत्तल दर्पण।
दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को समझते हैं। डिफिनेशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। इसमें पहले देखेंगे वक्रता केंद्र क्या है, मतलब गोलीय दर्पण का केंद्र क्या है। अब केंद्र की परिभाषा यानी वक्रता केंद्र की परिभाषा हुई, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। मान लिया ये दर्पण है, गोलीय दर्पण ऐसे रहा होगा, मान लिए ऐसे रहा होगा। और ये कौन सा दर्पण है, जब यहाँ से काट दिए इसे तो ये क्या कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ पर कलई कर दी। जब गोलीय दर्पण ऐसे रहा होगा तो इसका जब गोल था तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, तो ये केंद्र क्या हो गया, वक्रता केंद्र। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। अब आइए उत्तल दर्पण में देखते हैं। ऐसे रहा होगा गोलीय दर्पण, इसे यहाँ से जब काट दिए तो ये हो गया उत्तल दर्पण, और कलई कहाँ कर दिया, अंदर कर दिए। इसका भी केंद्र रहा होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसे भी सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि गोले के उस केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, यानी कि जो ये अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण है, इस केंद्र का ही तो भाग है, ये एक केंद्र का ही तो भाग है, तो ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या। सेम परिभाषा वैसे ही है, गोले की उस त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग, यानी गोले की वह त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। जब गोलीय दर्पण इस तरह रहा होगा तो यहाँ पर केंद्र था जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और केंद्र से परिध की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब ये क्या हो गई, त्रिज्या। जब इसे काट दिया गया, इसे जब उत्तल अवतल दर्पण बनाया गया तो इसे काट दिया गया, तो ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। ये कौन सा दर्पण है, जब यहाँ पर कलई बाहरी ओर कर दिए तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। सेम ऐसे उत्तल दर्पण में होगा। यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है, वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, और अंदर से कलई कर होगा तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण ना। यानी कि वह त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, गोले की वह त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। अब आइए ध्रुव देखते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी जहाँ से परावर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को, दर्पण के जहाँ से परावर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहलाते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं। मान लिया ये दर्पण है, बाहरी ओर से कलई किया है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब इसका परावर्तक तल क्या है, ये है, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। तो इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मान लिया मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये है, तो इसी को क्या कहेंगे, ध्रुव यानी पोल। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से। यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के, यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। आगे मुख्य अक्ष देखते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव यानी पोल तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर हमने मुख्य त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लिख दिया है, यहाँ पर रहेगी मुख्य अक्ष, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आइए देखते हैं। मान लिया ये उत्तल दर्पण है, उत्तल नहीं अवतल, अवतल दर्पण है। इसका ये क्या है, पोल है यानी ध्रुव है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, M1 M2। वक्रता केंद्र है,
BC। तो पोल को और वक्रता केंद्र को, यानी पोल को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी यह क्या होगी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। पोल को और सेंटर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब आगे देखते हैं दर्पण का द्वारक, यानी द्वारक मतलब द्वार, यानी दर्पण का द्वार क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक करते हैं। अब दर्पण के परावर्तक तल, यानी कि परावर्तक तल जो होगा उसके व्यास को, उसके व्यास को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। ये दर्पण है, ये परावर्तक वर्तक तल है, M1 M2। अब इसका जो ये व्यास होगा ये क्या होगा? दर्पण का द्वारक। इसका अन्य परिभाषा, M1 व M2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक। M1 व M2 को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। चाहे कहें दर्पण के परावर्तक तल को, व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ेंगे हम कल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।